हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल पारी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपना क्लास 12th का जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास में अपनी फेयर कॉपी को रखिए और पेन को रखिए, ताकि जो भी चीजें आपको समझाई जा रही है, लिखवाई जा रही है, आप उनको बीच बीच में वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स को भी साथ साथ बनाते रहें, ताकि जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको ये करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये क्या होता है? तो जब आप लोग कोई भी मिक्सचर बनाते हैं ना, तो उसमें दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद में आपको मिलता है मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब यहां पर होता है बेटा सेम। अब होमोजेनियस में सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा? तो यहां पर जो फेज होगा कंपोनेंट्स का वो सेम रहेगा। भाई जैसे आपने चीनी और पानी को मिलाया, इन दोनों को मिलाने से पहले शुगर का जो स्टेट था वो था सॉलिड। पानी का वहां पर मिलाने से पहले जो स्टेट था वो क्या था बेटा? लिक्विड था। लेकिन जैसे ही आपने शुगर प्लस वाटर इन दोनों को मिलाया, बिफोर मिक्सिंग तो शुगर था सॉलिड के अंदर और वाटर था बेटा लिक्विड के अंदर। अब जैसे ही आप दोनों ने इनको मिला दिया, जैसे ही आपने इनको मिला दिया, तो मिलाने के बाद में जो अपने को शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, जो अपने को यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, उस पूरे का फेस कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बन चुका है, तो शुगर का फेस भी कैसा हो चुका है? लिक्विड हो चुका है। पहले कैसा था? सॉलिड था। तो बेटा इसी मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट आप मिलाते हैं, उनका मिलाने से पहले कोई भी फेज हो, लेकिन मिलाने के बाद में उनका जो फेज होता है वो सेम हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद में होमोजेनियस मिक्सचर में आपको कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद में जो भी कंपोजिशन मिलता है, ये हमेशा कैसा मिलता है बेटा? यूनिफॉर्म मिलता है। यूनिफॉर्म मतलब कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे एंटायर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का, सोल्यूट का जो भी कंसंट्रेशन होगा, ये हर जगह पर सेम रहेगा। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर आपको मैंने अभी यहाँ पर समझाया है बेटा। तो सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे आपने शुगर प्लस वाटर मिलाया तो इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सोल्ट प्लस आपने पानी मिलाया तो वहां पर भी इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बेटा ऐसे कंपोनेंट को जब मिलाया जाता है तो वहां पर सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होता है, एक बार उसको मैं आपको पढ़ा देता हूं, और यही डेफिनेशन आपको अपने नोट्स के अंदर भी लिखना है। when two or more than two chemically non reactive substance are mixed together, मतलब कि जब आप दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, तो इनके मिलाने से जो बनता है उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। जो भी यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन बोलने के लिए दो चीजें यहाँ पर है बेटा। पहला तो होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए, और दूसरा जो होमोजेनियस मिक्सचर यहाँ पर बन रहा है उसके कंपोनेंट के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज कीजिए कोई रिएक्शन हो गई है तो वहां पर मिक्सचर ने बना करके वो कोई तीसरा कंपाउंड बना लेंगे, और जब कंपाउंड बना लेंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर किसका स्टडी कर रहे हैं? सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं। तो 100 बात की एक ही बात है बेटा, सॉल्यूशन में दो चीजें होनी चाहिए। पहली, दोनों कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट या फिर जितने भी कंपोनेंट है वो आपस में नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। अगली यहाँ पर क्या है, जब वो मिलाएंगे, उनको मिलाने के बाद में जो मिक्सचर बनेगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने कंपोनेंट अगर दो लिए हैं मिलाने के लिए, सॉल्यूशन को बनाने के लिए, और उसको मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन बनता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर कंपोनेंट का नंबर 3 है तो उसको कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर कंपोनेंट का नंबर 4 है तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। ओके,
अब बाद में पूरे चैप्टर में दो चीजें रहेंगी, एक तो रहेगा सोल्यूट और एक रहेगा सोलवेंट। ठीक है, हम जनरली इस वाले पूरे चैप्टर में कौन से टाइप के सॉल्यूशन को लेकर के चलेंगे बेटा, तो हम लोग यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के चलेंगे। मतलब कि पूरे चैप्टर में अगर आपको मैंने बोला सॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर कौन सा सॉल्यूशन। भाई आप यहाँ पे बाइनरी वाले की बात कर रहे हैं, या आप यहाँ पे टर्नरी वाले की बात कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे क्वार्टनरी वाले की बात कर रहे हैं बेटा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पूरे चैप्टर में क्या मान के चलना है, बाइनरी सॉल्यूशन मान के चलना है। हाँ, अगर सवाल में उन्होंने पहले से बोल दिया कि भाई 3 कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर नहीं बोला गया है तो हमें इसे केवल और केवल बाइनरी मान के चलना है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अपना जो मेनली फोकस रहेगा इस वाले चैप्टर में, वो किस पर रहेगा बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन पे रहेगा। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट है, तो एक को कहा जाता है सोल्यूट और एक को कहा जाता है सोलवेंट। सोल्यूट किसे कहा जाएगा, जिसका अमाउंट कम होता है उसे कहा जाता है सोल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे सोलवेंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए सोल्यूट और सोलवेंट को जब आप लोग नीट और फाउंडेशन लेवल पर जाते हैं, जब आप वहां पे डिस्कस करते हैं, तो एक्चुअली में वहां पे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अपने बोर्ड के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि सोल्यूट और सोलवेंट किसे कहा जाता है, तो आपको सिंपली वहां पर इतना बोलना है कि जिसका अमाउंट कम होगा, और अमाउंट कम होगा तो किसके बेस पर कम होगा, तो आपको बोलना है बेटा बाय मास। बाय मास यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब बाय मास जो कम अमाउंट के अंदर होगा उसे सोल्यूट कहा जाएगा, और बाय मास जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा उसे सोलवेंट कहा जाएगा। पूरे चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बेटा हमें वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। हमें वहां पे मोल का नंबर फाइंड करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन का नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं आपको अभी से कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं जो मैं आपको अभी से बता देता हूं। पूरे चैप्टर के अंदर सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाएगा बी के द्वारा, सोलवेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा ए के द्वारा। अब अगर मान लीजिए अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई सोल्यूट जो है उसका ये मास है 2 ग्राम है 3 ग्राम है, तो उसके मास को आपको लिखना होगा W और B के द्वारा। W का मतलब होगा बेटा गिवन मास, और किसके गिवन मास की बात चल रही है, अगर वो मास चल रही है किसके, सोल्यूट के, तो उसके नीचे मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, WB। इसी तरीके से अगर गिवन मास बात चल रहा है किसका, सोलवेंट का, तो उसको क्या लिखा जाएगा बेटा, WA लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर मोलिकुलर मास की बात चल रही है, किसके मोलिकुलर मास की बात चल रही है, सोल्यूट के मोलिकुलर की मास की बात चल रही है, तो उसको किससे लिखा जाएगा बेटा, बी के द्वारा, एम और बी के द्वारा। यदि सोलवेंट के मोलिकुलर मास की बात चल रही है तो उसको किससे लिखा जाएगा, एम और ए के द्वारा। इसी तरीके से अगर मोल की बात चल रही है किसके, सोल्यूट के, तो उसको एन बी के द्वारा लिखा जाएगा, और अगर सोलवेंट के मोल की बात चल रही है तो वहां पर उसको किसके द्वारा लिखा जाएगा, एन ए के द्वारा लिखा जाएगा। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की जब बात चलेगी तो उसको किसके द्वारा लिखा जाएगा, एक्स बी के द्वारा, और अगर सोलवेंट की बात चल रही है तो उसे एक्स ए के द्वारा लिखा जाएगा। अब आपका सवाल आता है कि सर ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा जैसे ही हम लोग कल वाली वीडियो में देखेंगे, जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर मोल फ्रैक्शन पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान के चलिए, अगर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है तो उसको एक्स बी के द्वारा लिखा जाएगा, और अगर सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है तो उसे एक्स ए के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तो उससे पहले एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब सोलवेंट का अमाउंट ज्यादा है बाय मास, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन बनेगा उसका फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करेगा, सोलवेंट के ऊपर, कि सोलवेंट का जो फिजिकल स्टेट है आफ्टर द मिक्सिंग, वही फिजिकल स्टेट किसका बनेगा, सॉल्यूशन का बनेगा। सर क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा सोलवेंट का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। तो आफ्टर द मिक्सिंग सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो किस पर डिपेंड करता है, सोलवेंट के फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के बेसिस पर 3 टाइप के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। पहले वाले को कहा जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, आगे वाले को कहा जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, और उसके आगे वाले को कहा जाता है गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपने सोल्यूट कुछ भी लिया है, सोलवेंट अगर आपने सोलिड लिया है, तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा, सॉलिड बनेगा। अगर आपने सोलवेंट को लिक्विड लिया है तो बनने वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और अगर आपने सोलवेंट को गैस लिया है
तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस बनेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर एक टेबल दी गई है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है सीधे डायरेक्ट टेबल से। तो बेटा मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस टेबल को बार बार देखिए, ताकि आपको 4 या 5 बार देखने के बाद में इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए वो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप के हैं। पहले वाले को कहा गया है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट का स्टेट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। अगर हम आगे बात करें लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो कैसा रहेगा, तीनों के अंदर लिक्विड रहेगा। और अगर हम आगे बात करते हैं बेटा गैसियस सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर सॉल्वेंट का जो स्टेट रहेगा वो कैसा रहेगा, गैसियस रहेगा। ठीक है, सोल्यूट आप यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस भी ले सकते हैं। वापिस से वही लिक्विड वाले के अंदर भी आप सॉलिड, लिक्विड और गैस ले सकते हैं। और उसी तरीके से गैस सॉल्यूशंस के अंदर गैस, या इसको आप बोल दीजिए गैसियस सॉल्यूशंस। तो गैसियस सॉल्यूशन में वापिस से सॉलिड, लिक्विड और गैस। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी टाइप के सॉल्यूशन की बात चल रही है उसी के बेसिस पर आपको सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, तो सभी जगह पर सॉल्वेंट को क्या लेना पड़ेगा बेटा, सॉलिड लेना पड़ेगा। अब इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए बेटा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर अगर बात चल रही है सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कि दोनों ही आपको वहां पर क्या लेने हैं, सॉलिड लेने हैं। तो बेटा इसका एग्जांपल आता है एलॉय। एलॉय क्या होता है, वही एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें आप मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो उसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ब्रास का। ब्रास में आप कॉपर और जिंक को आपस में मिलाते हैं, ब्रोंज के अंदर आप कॉपर और टिन को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में यहां पर कौन रहेगा, सॉलिड रहेगा। आगे वाले के अंदर अगर हम बात करते हैं लिक्विड इनटू सॉलिड वाले की, तो बेटा लिक्विड आपको यहां पर क्या लेना है, मरकरी लेना है। और आपको किसके अंदर मिलाना है, तो सोडियम के अंदर मिलाना है। तो यहां पर आपको सोडियम अमलगम मिल जाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं गैस इनटू सॉलिड, तो गैस हम क्या लेंगे बेटा, हाइड्रोजन। और सॉलिड हमने यहाँ पर क्या लिया है, पैलेडियम। मतलब कि जब आप पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन को रखते हैं, तो पैलेडियम सॉलिड पैलेडियम किस हाइड्रोजन जो है उस सरफेस पे आकर के एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, तो सॉलिड इनटू लिक्विड, तो सॉलिड हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, कम लेना पड़ेगा। लिक्विड हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, शुगर इनटू वाटर। शुगर यहाँ पर सॉलिड है, पानी यहाँ पर क्या है बेटा, लिक्विड है। इसका एक एग्जांपल आप और भी देख सकते हैं, यूरिया प्लस वाटर। खेतों में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूरिया को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, तो यूरिया वहां पर सॉलिड रहेगा, वाटर वहां पर लिक्विड रहेगा। लिक्विड इनटू लिक्विड, तो इसका एग्जांपल रहेगा अल्कोहल प्लस वाटर। गैस इनटू लिक्विड का एग्जांपल रहेगा ऑक्सीजन प्लस वाटर। गैस इनटू लिक्विड, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी समुद्र में, ओशन में क्या रहते हैं बेटा, जिंदा रहते हैं। उनके जिंदा रहने के पीछे का कारण क्या होता है कि पानी में भी जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व फॉर्म में रहती है। तो पानी में जब ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में रहती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसी तरीके से गैसीय सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सॉलिड इनटू गैस, तो वहां पर सॉलिड हम लोग क्या लेंगे बेटा, कपूर लेंगे, और उसको किस में मिक्स किया जाएगा, नाइट्रोजन के अंदर। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं लिक्विड इनटू गैसियस, तो लिक्विड के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म, और हमने क्या लिया है बेटा, नाइट्रोजन। और गैस इनटू गैस, सिंपल सा एग्जांपल है एयर। जो हमारे पास में एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस नाइट्रोजन के अंदर मिक्स है, तो वही चीज है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये किसका एग्जांपल होगा, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। तो बेटा आज हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी है, केवल हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन जब आप लोग फाउंडेशन की तैयारी करते हैं तो वहां पे सोल्यूट और सोलवेंट को भी डिफाइन करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमें पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाली वीडियो के अंदर जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया है। तो प्लीज आप लोग इस पूरे लेक्चर के नोट्स को अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिएगा, और कल हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको मैं अच्छे से डिटेल के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा, और उसके ऊपर जो भी बेसिस न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको हम लोग सोल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।